दुनिया में इस वक्त जेनजी का बहुत ही चलन चल रहा है और जेनजी वो लोग हैं जो 1997 से लेकर के 2012 तक जन्म लिए हैं। उन लोगों की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं कि नेपाल में इन दिनों एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और उस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी हैं, सिद्धार्थ टांडी, दीपक पांडे और तुषार साहू। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो आप देख पा रहे हैं, हम और हमारे कैमरे के पीछे जो हमारे सहयोगी हैं होरी साहू, वो भी जेनजी में आते हैं। तो पांडे जी, एक पहले तो मैं जानना चाहूँगा ये जेनजी है क्या या जेन जेड है क्या? 1997 से लेके 2010 तक के 2010 तक के जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें युवा हैं, वो जो उस समय जो पैदा हुए थे उन्हें जेनजी कहा जाता है। ये डिजिटल जनरेशन है। इन्होंने बचपन से ही स्मार्टफोन और जो ग्लोबलाइजेशन जो विश्व भर में जो बड़ी है उसको इन्होंने एकदम पास से देखा है और सबसे पहली भनक बोला जाए तो इन्हें ही मिली है। और यही वो जनरेशन है जो पैदा होते ही कलर टीवी देख लिए थे। कलर टीवी, हाँ बोल सकते हैं, पैदा होते ही कलर टीवी नहीं, लेकिन हाँ जब इन्होंने समझने की उम्र आई इनकी 12-14 साल, तो इन्होंने देखा कि हाँ कलर टीवी होता है। 14 मतलब मान के चलिए 2014 के आते तक इन्होंने समझ चुके थे कि स्मार्टफोन क्या होता है, इंटरनेट की तेज़ी इन्होंने समझ ली। आज के समय में आप भारत देश में 26% जेनजी से आप पूछेंगे तो मतलब 100% जेनजी से पूछेंगे तो 26% जेनजी का कहना है कि वो ब्लॉगर हैं। ओह माय गॉड। वो ऑलरेडी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इसमें अपना पैसा कमा रहे हैं। अच्छा। और एक और आपको अच्छी बात बताऊंगा कि जो जेनजी हैं ये इसमें अधिकतर ऐसे जेनजी हैं जो कि खुद काम भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये मैं आपको जेनजी की अच्छी साइड भी बता रहा हूँ। एक अलग अलग जगह पे अलग अलग जेनजी हैं। कुछ जेनजी हैं जैसे हम लोग हैं, एक मीडिया में हैं, कुछ लोग हैं कुछ अलग काम कर रहे हैं, अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, और कुछ लोग अभी जो नेपाल में हो रहा है प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। इसको कैसे देखते हैं तुषार भाई? जी, मेरा ये कहना है, इधर आ जाइए, लाइटिंग का दिक्कत होगा, नहीं तो फिर आप जेनजी से जेनजी नहीं लगेंगे। देखिए मेरा ये कहना है कि जो जेनजी लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, इनमें एक यूनिटी है, उनमें एक ताकत है बदलाव करने की। और देखा जाए तो जो जेनजी हैं वो मतलब ज़्यादातर करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। काफ़ी यंग एज से ही वो जो है पैसा कमाना चालू कर चुके हैं, जिम्मेदारियां उठाना चालू कर चुके हैं। और जो जेनजी हैं वो चाहते ही हैं बदलाव। और ठीक है, मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी हैं सिद्धार्थ बताएंगे कि क्योंकि हम लोगों ने अभी कुछ देर से हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि ये जेनजी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका क्या मायने है, क्या कुछ है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू से कुछ किलोमीटर दूर वहाँ पर 12 डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर बड़ा एक प्रोटेस्ट हो रहा है। इससे पहले भी हुआ था हाल ही में। वो मामला कुछ ऐसा था कि UML और CPL करके एक कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके नेता वहाँ पर किसी कार्यक्रम से आए हुए थे। तो उस कार्यक्रम में दोनों ही पक्ष के कुछ समर्थक कह सकते हैं वो आपस में आए। उनके आने का कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ ने समर्थन किया। और ये समर्थन और विरोध आपस में एक ऐसा मोड़ ले लेता था बीच में कुछ ही देर में कि वो एक विरोध का प्रदर्शन हो जाता, मतलब एक प्रदर्शन का रूप ले लेता है। और फिर पुलिस को वहाँ पर मोर्चा संभालना पड़ता है। और फिर आपने बहुत मतलब विजुअल में देखा ही होगा, बहुत सारे विजुअल्स आए थे, हम लोगों ने पिक्चर्स देखे तो देखा कि उनको संभालने के लिए आंसू गैस मारने पड़े, बहुत है ना, और लाठी चार्ज करनी पड़ी, चार्ज हो गया, प्रदर्शनकारियों को जेल में भी रखने की कोशिश की गई। और मैंने ये भी पढ़ा है कि वहाँ के जो संसद भवन है वहाँ तक ये प्रदर्शनकारी पहुँच गए थे। हाँ, ये भी है और ये वाला बात तो है ही। लेकिन अभी ये समझना पड़ेगा, ये एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जिस देश के संसद भवन तक अगर कोई प्रदर्शनकारी जाता है तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है उस देश का। हाँ, उस देश की सेना पर भी आँच आती है, कलंक लगता है, मतलब उस देश के राजनेताओं पे लगता है, उस देश के जो
प्रथम व्यक्ति है उन पर लगता है, क्या समझते हैं? और आप क्या कह रहे थे वो भी बताइए। हाँ, मेरा वही कहना है कि मैं जो घटनाक्रम हुआ था मैं उसको बता रहा था। तो वो घटनाक्रम तो यही रहा है कि किसी का आना, किसी का विरोध करना, ये घटनाक्रम था इस वक्त। और जैसे कि आपने कहा कि सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, बहुत गंभीर सवाल उठते हैं और उठने भी चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई घटनाक्रम सामने आ रहा है तो ये पूरा का पूरा आपकी विफलता को दिखा रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसा कुछ दूर नहीं है कि जैसा श्रीलंका में हम लोगों ने देखा, कहीं नेपाल में ना देखने मिले। श्रीलंका की घटना तो आपको याद ही होगी कि कैसी मतलब एक अलग ही सैलाब उठ के आ गया था लोगों का। समझ सकता हूँ। हाँ, कुछ ऐसी घटना वहाँ पर भी ना देखने को मिल जाए। लेकिन एक चीज़ लेकिन श्रीलंका और नेपाल में एक चीज़ जो अंतर है वो ये है, नेपाल ने हमें बताया जेनजी प्रोटेस्ट क्या होता है, और श्रीलंका में जो हुआ है वो एक तरीके का सामाजिक प्रोटेस्ट है, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग उठ के आए थे, जिनका कहना था कि इतनी ज़्यादा महंगाई की जो मार झेल रहे थे उससे पीड़ित हर वर्ग के लोग थे। लेकिन जेनजी प्रोटेस्ट का जो मेन उद्देश्य है ये इनका अलग है। इनका है जो नई अपॉर्चुनिटी है उन्हें वो क्यों नहीं मिल रही है। जेनजी प्रोटेस्ट जो नेपाल में चालू हुआ था, ये जो मैं जो जितना जानता हूँ उसके हिसाब से पहले सोशल मीडिया बैन किया गया था नेपाल में। इंटरनेट बंद कर दिया गया था। इंटरनेट बंद बाद में किया गया था। पहले एक फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे कई नेपाल सरकार ने कानून लेके आई थी कि जैसे भारत में भी एक कानून है कि सोशल मीडिया पे एक रेगुलेशन लगाया जाए कि आप यहाँ भी एक अपनी बॉडी इस्टेब्लिश कीजिए हमारी कंट्री में, जो कि हमारे यहाँ के जो फीडबैक है, जो हमारे यहाँ जो क्यूरीज आती हैं उसका उनका कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएँ। ये चीज़ के लिए उन पार्लियामेंट में वो लाया गया था बिल। उसके लिए ये उनको समय दिया गया था, कुछ समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, कि आप अपने यहाँ लाइए। उन्होंने नहीं लाया, तब जाके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किया गया। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने के कारण वहाँ की जेनजी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जेनजी सोशल मीडिया से अधिकतर जेनजी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। इन्फ्लुएंसर की कमाई होती है, आप किसी की रोजी रोटी में लात मारेंगे तो वो कहीं ना कहीं भड़केगा। ये उस तरीके की बात है। सोशल मीडिया बंद हुआ था, उसके बाद मेन देखा जाए तो जेनजी प्रोटेस्ट अपने आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा और पार्लियामेंट तक वो पहुँचे। उन्होंने सत्ता बदली। अभी जो वहाँ पे पीएम है वो एक इंटरनम पीएम है, मतलब अभी अनिश्चित काल के लिए उन्हें कार्यवाहक पीएम बनाया गया है, जो कि कुछ समय के लिए है। उनके ऊपर दायित्व है कि आगे इलेक्शन कराया जाए, डेमोक्रेटिक वे में एक सरकार स्टेब्लिश की जाए। 6 महीने के अंदर वहाँ पर चुनाव होगा, फिर उसके बाद जो सरकार है वो होगी। 6 महीने ही होगा या उससे 6 महीने की बात रखी गई है, लेकिन अभी आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये तो बोला नहीं जा सकता। ऐसे ही जैसे आप बांग्लादेश में देखें, बांग्लादेश में भी जल्दी चुनाव होना था, लेकिन उसको हुए 2 साल हो चुके हैं। अभी चुनाव बोला जा रहा है दिसंबर के अंत तक में कराया जाए। अभी तो सजा घोषित हो गई है, तो कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए। हाँ, तो इसी तरीके से जैसे जिस प्रकार जेनजी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी मैक्सिको में भी शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रोटेस्ट हो रहा था जेएनयू के द्वारा। एक्चुअली वहाँ के जो जेनजी हैं या वहाँ का जो माहौल है, एकदम ज़्यादा नशा बढ़ चुका है, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, सरकार की निष्क्रियता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसके खिलाफ़ जो है वहाँ के युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन 1 नवंबर 2025 को वहाँ के कोई एक लीडर हैं, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, तो ठीक है, पांडे हो गया था। पांडे जी कुछ लेकर के आ रहे हैं, कुछ पिटारा लेकर के आ रहे हैं, बात करते हैं क्या है। मुझे ये बताना था कि जो अभी जो जेनजी प्रोटेस्ट चल रहा है, ये भारत में भी कहीं ना कहीं इसके आपको रूप देखने को मिलेंगे। हाल ही में राहुल गांधी के द्वारा कई बयान ऐसे दिए गए हैं, और कांग्रेस पार्टी जो लगातार कह रही है कि अब राहुल गांधी बार बार एक बम फोड़ रहे हैं। आप जानते ही होंगे, हाइड्रोजन बम नाम का एक बम है। उस बम जब भी कोई बम लेके आते हैं तो उसमें बोलते हैं इसका फैसला जेनजी करेगा। वो बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि इसका फैसला जेनजी करेगा। जेनजी करेगा मतलब वो क्या बताना चाहते हैं कि जेनजी फिर से अब यहाँ पे रोड में आ जाए या पूरी सत्ता में परिवर्तन ला दे। अगर वो ये कहना चाहते हैं तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। बाकी अगर वो कहना क्या चाहते हैं, कभी उन्होंने स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं किया है उन्होंने। ठीक है, अभी अपन प्रोटेस्ट में ही आते क्योंकि ये राजनीतिक विषय अलग हो जाएगा जी। तो अभी ये समझना है कि उनका जो रोजी रोटी पे, पांडे जी ने कहा कि रोजी रोटी पे अगर कोई भी लात मारेगा तो कहीं ना कहीं भड़केगा, वो भड़कना जायज़ है। और क्या कारण है जो ये प्रदर्शन फिर से आग भड़क रही है?
फिर से चिंगारी लग रही है? मुद्दे तो वही थे, मुद्दे वही हैं जो पांडे जी ने बताया कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो वो तो अपनी आवाज़ उठाएगा ही उठाएगा। मुद्दे वही हैं, उन्हीं को लेकर के अभी देखिए, अब कैटेगरी की बात करते हैं ये लोग, तो कैटेगरी के उनका ये कहना है कि देखिए, उनका पांडे जी ने ये भी बताया था कि कैटेगरी वाइज जो उनका हक है उनको आप दे नहीं रहे हो, नहीं दे रहे हैं, है ना। वो इस बात को लेकर के भी ये आंदोलन कर रहे हैं, है ना। और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। करप्शन का मुद्दा है, जैसे वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा था। आप उस जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था उसी समय सोशल मीडिया में वहाँ के जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके बच्चों की फ़ोटो सफल होती थी, जिसमें उनके बच्चे बहुत ही रिच लाइफ जी रहे हैं, हाँ लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, विदेशों में जी रहे हैं। तो वो ये देखते थे कि हमारे जो नेता हैं उनके बच्चे इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और हम जो यहाँ के हम वोट देते हैं, हम यहाँ यहीं रहते हैं, और हमें ऐसी लाइफ जीनी पड़ रही है जहाँ पे करप्शन भी बहुत है। और इसमें एक आरक्षण का भी मुद्दा था, इस प्रोटेस्ट में आरक्षण का भी एक मुद्दा था। हाँ, वो तो कहीं ना कहीं वो तो मेन पॉइंट होता है कि आरक्षण नहीं मिलने की वजह से भी। हाँ, तो करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा वहाँ पे बना है। वहाँ के लोगों ने देखा कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, वहाँ के जो केपी ओली जो वहाँ के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके बेटे की भी बेटी की फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिक ने प्रतिक्रिया दिखाई थी कि इनके बेटे इतने ऐसे क्यों जी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो करप्शन किए हैं। और बहुत समय से वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैल चुकी थी, जो कि बदलाव ला रही थी, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं आना था जो कि अराजकता, जो कि देश को। देखिए, सीधी सी बात है, अगर मैं वोट दे रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपना भी सुधार चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगता है कि जो ज़िंदगी आप अपने बच्चों को दे रहे हैं एक बड़े पद में जाने के बाद, तो वो हमें भी मिलना चाहिए। तो ये तो ज़रूरी है स्वाभाविक तौर पर से कि ये सही बात है कि ये सब हक की लड़ाई है, वो लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे कुछ नुकसान सरकार को हो रही है, वहाँ के लोगों को हो रही है, उनको भी हो रही है। कई बार कई लोगों की जानें भी जा चुकी है, जहाँ तक मुझे खबर है, शायद तक 30 से 35 लोगों तक। मुझे इसके एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने मुझे भी नहीं कह पाऊँगा। में जितनी हमारे पास संख्या आ पाई है वो 10 है कल के प्रोटेस्ट के लिए। अभी पुरानी प्रोटेस्ट के इसकी भी हम पुष्टि नहीं करते, ताकि क्योंकि हम अभी सही बताएं तो इस मामले पे ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, और सही बात है अगर होगा तो इसको भी हम लोग आपको रिपोर्ट अपडेट ज़रूर देंगे। और इससे भारत को क्या नुकसान है ये बता देता हूँ। भारत नेपाल से लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं नेपाल के जो लोग हैं वो भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वहाँ की जो सुरक्षा बल है, जो बॉर्डर की सुरक्षा बल है, वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा रही है पांडे जी। क्योंकि वहाँ पर ना वहाँ के जो लोग हैं, जो आपराधिक गतिविधियाँ हैं या जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, वो यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे भारत के लोगों के भी जेब में डाका डालेंगे, उनके हक में डाका डालेंगे। देखिए, कहीं भी भारत से लगे देश में प्रोटेस्ट होगा, जैसे आपने बांग्लादेश में भी प्रोटेस्ट देखा था। हमने बांग्लादेश के इमिग्रेंट से हम बहुत समय से परेशान हैं, जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है। शुरू में हमने उन्हें यहाँ पे रहने की जगह भी दी है, यहाँ पे उनकी कई यहाँ पे आप कहीं भी रहिए पूरे भारत देश में कई शरणार्थी हैं, शरण लेने वाले हैं। लेकिन जो ये अचानक से अनस्टेबिलिटी आती है, ये अचानक से इमिग्रेंट के क्राइसिस को जन्म देती है। हमें समझना होगा ये जो हमारे लिए पीड़ित की मदद करना हमारे लिए ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पहले से बहुत बड़ी जनसंख्या है। अगर आप वहाँ से लोग यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ के लोगों को कैसे सुविधा प्रोवाइड करेंगे हम, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता है। बाकी सरकार इस पे कड़ी कदम उठा रही है। बीएसएफ के जो हमारे जवान सुरक्षा बल के सभी सुरक्षा कंपनी है, वो वो बांग्लादेश तरफ है, और नेपाल के लिए जो अलग टीम बनाई गई है तिब्बतन फोर्स, वो अलग से वहाँ पे लगी हुई है। मेरे दो सहयोगी और हैं, कुछ जानकारी है तो फटाफट बता दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और एक एक सवाल जो भी है। देखिए, जानकारी तो नहीं बोलूँगा इसको मैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है जनजीओ के द्वारा, बदलाव के लिए हो रहा है, अच्छे चीज़ों के लिए हो रहा है। वो अलग बात है कि प्रोटेस्ट के चक्कर में बहुत गलत चीज़ें भी हो जाती है। तरीका गलत है, वही मैं मान रहा हूँ, तरीका गलत है। जैसे जला दिया गया था वहाँ, किसी की जान गई, पॉलिटिशियन की जान गई, ये गलत है। लेकिन बदलाव ज़रूरी है। जेनजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक सही तरीके से प्रोटेस्ट होना चाहिए, एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट होना चाहिए। देखिए, सरकार कमज़ोर हो तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो वहाँ के सरकार कि ये जो प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो प्रोटेस्ट
पे ध्यान देना चाहिए। उनके जो जेनजी हैं उनके मांगों को देख लेना चाहिए, विचार करना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए। लेकिन स्थायी सरकार जब भी आए तो एक बार ये जेनजी पर देखिए, अपने नेताओं के बच्चों को सही शिक्षा दीजिए। हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हक है, जो गरीब का हक है, जो मज़दूर के बेटे का हक है, जो वहाँ पर रिक्शा चलाता है, जो वहाँ पर ठेला में काम करता है, जो वहाँ मज़दूरी करता है, जो वहाँ आपके घरों में पोछा लगाता है, तो उनके भी बच्चों को हक देना ज़रूरी है। क्योंकि पीढ़ी को बदलना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी देश आगे बढ़ेगा। आज कहीं ना कहीं नेपाल पिछड़ता जा रहा है और ये कारण भी है कि जेनजी, इस पे जेनजी ही नहीं कोई भी वर्ग हो वो आए तो उनको रोज़गार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रदर्शन आगे भी जारी हो सकते हैं। तो इसको भी समझने वाली बात होगी। बाकी आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।